जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो शब्द सुनाना चाहता हूं जो साहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई है। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। आप इत्मीनान से सुने और ध्यान से सुने, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगेगा। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया। अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट पहले से ही काफ़ी हद तक परिचित होते हैं मौलिक अधिकार से। कि वैसे भी मतलब परिचित क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी सिंसियर और काफ़ी लंबे समय से, थोड़े से भी समय से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे होंगे तो आपको हमेशा मौलिक अधिकार के क्वेश्चन दिखाई देते होंगे, हमेशा, है ना। यानी कि यह वह चैप्टर है दोस्तों जो कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी का मेरुदंड कह सकते हैं। पॉलिटी में दोस्तों मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना आए तो फिर समझ लीजिए कि लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा खाली खाली सा लगता है। ये मेरा अपना अनुभव है। और स्टूडेंट भी काफ़ी उत्साहित होते हैं मौलिक अधिकार को लेकर के। तो ये उत्साहित होना भी जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल हम लोग पढ़ तो रहे हैं एग्जाम के लिए ही, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। यह जो चैप्टर है आप लोगों को भी पता होगा कि यह थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए यह एक क्लास में संभव नहीं है। ये कम से कम 3 या 4 क्लास इसका बनेगा मौलिक अधिकार का, ताकि इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कुछ देखेंगे। ताकि दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि अगर आपने एक बार मौलिक अधिकार पढ़ लिया मुझसे, मतलब इस क्लास में अगर आपने एक बार मौलिक अधिकार पढ़ लिया तो यकीन मानिए आपको ये फील होगा, अच्छे से फील होगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। मौलिक अधिकार की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप एक बार इत्मीनान से ध्यान से जितने भी पार्ट होंगे इसके, आप एक बार पूरा ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए और नोट्स बनाइए। आप देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यकीन मानिए, है ना। ये कोई घमंड या गुरूर नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट का दिया हुआ प्रतिक्रिया है जब भी मैंने क्लास लिया है मौलिक अधिकार का। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले से कभी न कभी मौलिक अधिकार के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा भी होगा, या हो सकता है बहुत कुछ पढ़ा हो। तो अगर आपने मौलिक अधिकार पहले से पढ़ा है या बहुत कुछ पढ़ा है, मैं तब भी कह रहा हूं दोस्तों, आप मौलिक अधिकार के इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए और आपको बहुत तरह के एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिखाई देंगे। मेरा यह भी उद्देश्य नहीं कि मैं आपको फैक्ट की बमबारी करूं, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्ड हो जाए, तैयार हो जाए। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उस फॉर्मेट तक हम आपको लेकर के जाएं, ताकि उस फॉर्मेट को पकड़ करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अंततः उद्देश्य क्या है हमारा, एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोस्तों, आप इस क्लास को थोड़ा इत्मीनान से ध्यान से देखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है बीच में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं या ऐसा क्या है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, मेरा अपना अनुभव है, 7 साल 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि पॉलिटी अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, जैसे मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, इस तरीके से अगर आपने एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, तो पॉलिटी के सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए दोस्तों, वैसे भी अपने मुंह से अपना गुणगान नहीं करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी पढ़ने के बाद, प्रतिक्रिया आप लोग दिया करिए दोस्तों। देखिए, बिना प्रतिक्रिया दिए फिर आप पढ़ लेते हैं, आप यूं समझिए कि वो गुरु दक्षिणा ही है आपकी जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें बताती है कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी सच में अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो वहां पे स्टूडेंट बताते हैं कि हाँ सर ये नहीं समझ आया, या हाँ सर इसको दोबारा समझाइए, ये ऐसे है, ऐसे क्यों है। आप लोगों का न तो कोई क्वेश्चन होता है और न ही दोस्तों कोई प्रतिक्रिया होती है। अगर अच्छा लगा तब भी, अगर नहीं अच्छा लगा तब भी, है ना। क्योंकि ओवरऑल मुझे यही आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि आपको कैसा लगा हमारा प्रयास। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए अपने मौलिक अधिकार वाले चैप्टर को। मौलिक अधिकार के बारे में पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है यह, इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, शॉर्टकट में इसको FR लिखते हैं।
तो फंडामेंटल राइट ये आप समझ लीजिए। ये जो भाग है संविधान का, भाग नंबर 3, भाग नंबर 3। भाग नंबर 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 में क्या है, नागरिकता। और भाग नंबर 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में हम सारी चीजों को समझेंगे, आप ध्यान से समझिए। इसमें जो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वो आर्टिकल होगा दोस्तों 12 से लेकर के, इसमें जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक यह चलता है। 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल जितने भी होते हैं वो सब फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, है ना। आप ध्यान इधर उधर मत लगाइए दोस्तों, कम से कम थोड़ा सा समय आप कॉन्शियस होकर के इसको समझ लेंगे, आपका पूरा बेस बन जाएगा मौलिक अधिकार, और हमेशा के लिए बेस बन जाएगा, है ना। तो बीच में थोड़ा ध्यान, इत्मीनान से, एकदम ध्यान से समझिए उसको, ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मूल अधिकार स्टार्ट होता है वह 12 से स्टार्ट होता है। 12, 13, 14, 15 इस तरीके से ये स्टार्ट होकर के और कहाँ तक जाता है, मैंने आपको बताया कि 35 तक जाता है। तो जैसे 33 हो गया, 34 हो गया और 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया। तो इस तरीके से ये 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है। अब जब मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए जो आर्टिकल नंबर 12 और 13 है, जो 12 और 13 है, और इधर जो 33, 34 और 35 है, ये मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं। ये अपने आप में कोई मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये इन मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं जो 14 से लेकर के 32 तक के प्रावधान दिए गए हैं। सर नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए हमारे संविधान में जो मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं वह 12 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक के आर्टिकल हैं। सारे ही आर्टिकल में, जैसे 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में विधियों का अल्पीकरण है, 14 में समानता के अधिकार शुरू हो जाते हैं। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, 35 तक पहुँचते हैं। अभी मैंने आपको यही बताया ना, 35 तक। तो दोस्तोों जो 12 और 13 है यह मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। ऐसे ही जो 33, 34 और 35 है, ये भी मूल अधिकारों के बारे में बताता है। ये अपने आप में मूल अधिकार नहीं है, बल्कि मूल अधिकार के प्रावधान तो हैं, लेकिन मूल अधिकार नहीं देते, बल्कि ये क्या बताते हैं, मूल अधिकारों के टर्म्स कंडीशन बताते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो सर इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान में जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है वह किस आर्टिकल में प्राप्त है, तो दोस्तों वह 14 में प्राप्त है, 15 में प्राप्त है, 16 में प्राप्त है, और ऐसे करते करते 16, 17, 18, 19 ऐसे करते करते दोस्तों 32 तक 14 से लेकर के 32 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो सब हमें कुछ न कुछ मौलिक अधिकार देते हैं। क्या देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं, मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं दोस्तों, प्रदान करते हैं। क्लियर। तो 14 से लेकर के 32 तक के जो आर्टिकल हैं वो मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। 12 और 13 इन मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ टर्म्स कंडीशन बताते हैं। ऐसे ही 33, 34 और 35 ये भी मूल अधिकारों के बारे में कुछ टर्म्स कंडीशन बताते हैं। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात थी जो आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों मूल अधिकार के बारे में कुछ फैक्ट। तो जो मूल अधिकार है मैंने आपको बता दिया, भाग नंबर 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, जिसमें 14 से लेकर के 32 तक जो आर्टिकल हैं वो मूल अधिकार प्रदान करते हैं। कुल मूल अधिकार में आर्टिकल कितने हैं, 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। 12 से लेकर के 35 तक हैं, जो 14 से लेकर के 32 तक हैं ये हमें डायरेक्ट मूल अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है या जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, अमेरिका, यानी कि अमेरिका के संविधान से यह ग्रहण किया गया है। अभी आप बस ध्यान से सुनिए, अभी लिखना कुछ नहीं है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है, संविधान से ग्रहण किया गया है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे पहले किस देश ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिया, यानी मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुनिया में किस देश में आया था, तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर सबसे पहले पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो राजा थे दोस्तों वो 12वीं सदी में ही अपने नागरिकों को मैग्ना कार्टा प्रदान किए थे, है ना। ब्रिटेन के जो राजा थे वहां ब्रिटेन के राजा ने अपने नागरिकों को मैग्ना कार्टा नाम का एक प्रपत्र जारी किया था, जिसमें कुछ अधिकारों को दिए जाने की सशर्त उन्होंने गारंटी दी थी।
शर्त के साथ उन्होंने कहा कि भाई ये आपको मौलिक अधिकार प्रदान होंगे, ये आपको अधिकार मिलेंगे। तो बताना ये चाहते हैं कि सबसे पहले पूछा जाएगा तो ब्रिटेन होगा, लेकिन हमने मूल अधिकार कहां से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन के राजा ने जो दिया था उसको मैंने अभी बताया कि क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा पत्र का नाम था जो राजा ने 12वीं सदी में, जो ब्रिटेन के राजा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग रटते हैं, रटने दीजिए, किसी भी एग्जाम में न तो पूछा गया है न तो पूछा जाएगा। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के राजा ने मैग्ना कार्टा नाम का पत्र, उन्होंने अधिकार पत्र अपने नागरिकों के लिए जारी किया 12वीं सदी में। और इसीलिए उसके बाद दुनिया में जिस भी राजा ने या जिस भी देश ने अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गारंटेड, तो उनको दोस्तों मैग्ना कार्टा जैसा कहा गया। तो हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना, तो हमने भी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिया। अभी हम बताएंगे कि ये क्या है, कैसे है। तो हमने भी क्या किया, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किया। और हमने जब अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किया तो उसको भी मैग्ना कार्टा से तुलना किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर कभी आपसे पूछा जाए संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, मौलिक अधिकार को, ठीक है। मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब ये आप नोट कर लीजिए, ये सब जो मैंने आपको बता दिया। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, ब्रिटेन में सबसे पहले मौलिक अधिकार दिया गया, और ब्रिटेन में जो सबसे पहले मौलिक अधिकार दिया गया वहां के राजा ने दिया था। उस टाइम संविधान ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, राजा ने दिया था मैग्ना कार्टा, और इसीलिए मौलिक अधिकार को, भारत में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो कभी कभी नाम न लिख करके भाग देता है, तो जाहिर सी बात है जिस भाग में हमारा मौलिक अधिकार है उस भाग को ही तो मैग्ना कार्टा कहेंगे। तो दोस्तों भाग नंबर जो 3 है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक सवाल ये है कि सर एक बात बताइए, इसको मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, इसको मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अधिकार क्या होते हैं, क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों अधिकार क्या होता है, अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, ये जो अधिकार होता है, ये अधिकार क्या होता है। तो ये जो अधिकार होता है ना, ये व्यक्ति के या नागरिकों के वो दावे होते हैं, यानी कि नागरिक जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वह दावा करता है। वह दावा होता है, क्या होता है, एक दावा होता है, और वह दावा होता है जो कानून एवं समाज द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होता है। कानून एवं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, मान्यता प्राप्त होता है। सर ये क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए व्यक्ति या नागरिकों के कुछ दावे होते हैं ना, कि हमें भैया ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, मतलब ये हमें मिलना चाहिए, और इस पर जो कानून है या जो समाज है वह स्वीकृति देता है, वह मान्यता देता है कि हाँ भाई ये तो इसका हक है, ये तो इसे मिलना चाहिए। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। अब सवाल यह है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। ये अधिकार हैं कि मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। अधिकार जो होते हैं दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक होता है विधिक अधिकार। क्या होता है, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। सर ये विधिक अधिकार क्या होता है, जो किसी कानून के द्वारा आपको अधिकार प्रदान किया गया है, जो किसी कानून के द्वारा आपको कोई अधिकार मिला है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये तो भैया हमारा विधिक अधिकार है, ये हमारा क्या है, विधिक अधिकार है। हम लोग आगे समझेंगे सारे अधिकारों के बारे में। अगर किसी कानून ने हमें कोई अधिकार दिया है तो हम कहेंगे ये हमारा विधिक अधिकार है। क्लियर है। दूसरा होता है दोस्तों मौलिक अधिकार। सर ये मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं दोस्तों जो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इसको मौलिक क्यों कहते हैं, इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यूं समझिए कि मौलिक अधिकार की कभी परिभाषा पूछी जाए तो जो भैया हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में है वो सारे के सारे हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है। विधिक अधिकार जो किसी कानून के द्वारा हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं, कानून के द्वारा, बस ये ध्यान रखना। ये सब क्या है आगे हम लोग समझेंगे। तीसरा जो होता है दोस्तों नैसर्गिक अधिकार होता है। नैसर्गिक
नैसर्गिक या इसी को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं या नैसर्गिक अधिकार। तो ये कैसा अधिकार होता है? ये वे अधिकार होते हैं जो ये मान लिया जाता है कि हर व्यक्ति को ये प्रकृति ने दिया है और इसको तो भैया नहीं छीना जाना चाहिए। अब ऐसा जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही अलग अलग हो सकता है एक ही अधिकार वो विधिक अधिकार भी हो, मौलिक अधिकार भी हो और नैसर्गिक अधिकार भी हो। दोस्तों कुछ अगर मौलिक अधिकार नहीं भी होता ना तो कुछ नैसर्गिक अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार होते हैं। नैसर्गिक अधिकार होता क्या है? जैसे जिंदा रहना, जीवित रहना एक नैसर्गिक अधिकार है हर किसी का। दुनिया का कोई सा भी कितना भी क्रूर देश हो, वहां पे तानाशाही हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वहां पर किसी व्यक्ति को मार दिया गया बिना कारण बस, है ना, वो मतलब सामान्य स्थिति है और वहां पे व्यक्तियों को मार दिया गया, तो आप सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे यार उसे क्यों मार दिया, वहां पर तो उसे जिंदा रहना चाहिए था। तो हम सब ये जानते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहना चाहिए, कोई अपनी मृत्यु से मरे तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति के ऐसे ही बहुत तरह के नैसर्गिक अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, है ना। जैसे घर प्राप्त करना, कहीं पर निवास करना, भाई व्यक्ति हवा में थोड़ी रहेगा, तो हम मानते हैं कि भाई उसका नैसर्गिक अधिकार है कि इस धरती पर वो वहां पर निवास कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तीन तरह के अधिकार हैं दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये बाकी इसका एक्सप्लेन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि अधिकार क्या होते हैं, ये अधिकार क्या होते हैं कि ये कुछ ऐसे दावे होते हैं जो हम प्राप्त करने के लिए चाह करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए और इन दावों को कानून और समाज द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है कि हाँ ये होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है तो सवाल यह है कि इसको मौलिक क्यों कहते हैं, मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहते हैं? तो एग्जाम में ये पूछा गया है, वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहते हैं। मौलिक अधिकार को दोस्तों मौलिक इसलिए कहते हैं, तो इसके दो कारण हैं, अब ध्यान से समझिए मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार के अभाव में व्यक्ति का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता, चहुमुखी विकास नहीं हो सकता। तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। सर चहुमुखी विकास क्या है? चहुमुखी मतलब होता है चारों तरीके से, यानी अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा अच्छे से, है ना। किसी भी समाज में मौलिक अधिकार अपेक्षित होते हैं कि नहीं भाई मौलिक अधिकार तो होना चाहिए। और मौलिक अधिकार होने से फायदा क्या होता है? हर व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास कर सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप ये भी बताएंगे कि ये मौलिक अधिकार जो होते हैं ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार हैं, या नैसर्गिक अधिकार हैं, मतलब ये तो मिलना ही चाहिए, ये तो मिलना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी माना गया है, नैसर्गिक अधिकार भी माना गया है कि मतलब जो मौलिक अधिकार है ये मिलना बहुत जरूरी है। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ये प्रकृति ने कहा है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहिए। प्रकृति मानता है कि हर व्यक्ति समान रहे, मतलब भेदभाव ना हो किसी के साथ, विशेषाधिकार ना हो किसी के पास, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चहुमुखी विकास इसके अभाव में नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं, हम लोग एक व्यू देखते हैं जो हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। हम लोग मूल अधिकार के नाम से समझते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है मूल अधिकार का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। तीसरा है संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग नंबर 3 को। मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब कि इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति विकास अपना पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। क्लियर है? मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब ये सबसे जरूरी बताए गए हैं, इनकी गारंटी दी गई है। हमारे पूरे संविधान में सबसे ज्यादा जो जरूरी बताया गया है वह इन्हीं अधिकारों को बताया गया है कि ये हर नागरिक को मिलना चाहिए और इसीलिए इनको मूल अधिकार कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। अच्छा, ये है दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रकार। तो देखिए ध्यान से समझिए आप, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, वैसे ध्यान से समझिए आप मौलिक अधिकार क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आपको पता है कि अंग्रेजों से हम बहुत लूटे और बहुत पिटे हुए लोग थे, हमारे अंदर दहशत था, डर था और हम
बिल्कुल, मतलब इस तरीके से थे, इतना तो सबक आ गया था कि भाई किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए और एक ऐसे समाज की हमें रचना करनी है जहां पे हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र फील करे, अपने आप को समान फील करे, अपने आप को यह फील करे कि हमारा शोषण नहीं हो रहा है, हमें हमारे पास धार्मिक आजादी है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति ऐसा फील करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? संविधान द्वारा उसके अधिकारों के लिए कुछ गारंटी देनी होगी। और दोस्तों क्या किया गया, सबसे पूछा गया संविधान सभा में कि भाई आप मुझे बताएं, सबसे मतलब सब लोग ये कहे कि भाई आप लोग मुझे बताएं कि मौलिक कौन कौन से मूल अधिकार होने चाहिए। तो एक लंबा लिस्ट बना है ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस तरीके से सबने अपने अपने तरीके से कि लोग समान हो, लोग स्वतंत्र हो, सरकारी नौकरी पाए, है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। और यहां पर दोस्तों हो गया बहुत लंबा, ये लिस्ट बहुत लंबा हो गया। अगर हमने क्या किया, सबको इसी तरीके से एक लिस्ट के तहत मूल अधिकार दे दिया तो ये बहुत बेढब सा लगेगा, बहुत भद्दा लगेगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, एक तरह के मूल अधिकारों को एक तरह का कैटेगराइज कर दिया, हमने वर्गीकरण कर दिया, इसका वर्गीकरण कर दिया। मतलब वे अधिकार जो लोगों के द्वारा सुझाए गए थे, या अच्छा, हमारे संविधान सभा में एक चीज अच्छी बात थी दोस्तों कि केवल जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे वही संविधान बनाने में शामिल नहीं थे, बल्कि भारत के हर वर्ग और हर लोगों को यह आमंत्रित किया गया था कि अगर आप कुछ विशेष सुझाव देना चाहते हैं, है ना, संविधान सभा को कुछ अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पत्र आमंत्रित हैं। और लोग लिखते थे, बहुत सारे लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों से, और उनको सम्मिलित भी किया गया था। तो जैसे एक लंबा लिस्ट बन गया कि भाई लोगों के पास ये अधिकार होने चाहिए। अब अगर हम ये लिस्ट ऐसे ही दे देंगे तो बड़ा ही बेकार लगेगा। तो क्या किया गया, इनको कैटेगराइज कर दिया गया, यानी कि वे प्रावधान जो सबको समानता प्रदान करते हैं। तो हम कहेंगे भैया ये तो समानता वाले आर्टिकल्स हैं, ये तो समानता वाले प्रावधान हैं। वे आर्टिकल्स जो स्वतंत्रता देंगे कि भाई सबको बोलने की आजादी हो, सबको कहीं भी निवास करने की आजादी हो, सबको कोई भी नौकरी पेशा करने की आजादी हो, तो हम कहेंगे भैया ये सारे के सारे तो स्वतंत्रता देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरह के जो प्रावधान होंगे वो एक तरीके का कैटेगराइज किया गया। और जब कैटेगराइज कर दिया गया दोस्तों, तो इस प्रकार से कुल 7 प्रकार बन गए। कितने प्रकार बन गए? 7 प्रकार। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे मूल संविधान में क्या है। मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे। तो प्रकार का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बता दिया। एक तरह के प्रावधान एक जगह पे रख करके उनका वर्गीकरण कर दिया गया। और इस प्रकार दोस्तों कुल मूल संविधान में 7 प्रकार पाए गए। कितने प्रकार पाए गए? 7 प्रकार पाए गए। तो ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 7 प्रकार है। सबसे पहले है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा है संपत्ति का अधिकार। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी न तो इसको रटना है न तो आपको समझना है, आपको केवल एक आइडिया मैं ये दे रहा हूं कि ये 7 हमारे मूल अधिकार थे मूल संविधान में। और देखिए मैंने आपको यह बताया था, अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि जो 12 हैं और जो 13 हैं ये दोनों क्या करते हैं। जो 12 और 13 ये 2 आर्टिकल हैं, ये क्या करते हैं, मूल अधिकारों के बारे में टर्म्स कंडीशन बताते हैं। मूल अधिकारों के बारे में टर्म्स कंडीशन बताते हैं। तो हमारा मूल अधिकार स्टार्ट कहां से होगा? हमारा मूल अधिकार 14 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल 14 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों 14 से स्टार्ट होगा तो 14 में हमने क्या कह दिया कि भाई हर व्यक्ति कानून के सामने क्या होगा, बराबर होगा। तो 14 में हमने कुछ प्रावधान कर दिया। 15 में हमने कह दिया कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में हमने कह दिया कि नौकरी सबके लिए होगी। 17 में हमने कह दिया कि भाई छुआछूत नहीं होगा। 18 में हमने कह दिया कि भाई किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, स्पेशली उपाधि नहीं मिलेगा। बात समझ आ रहा है? तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स होंगे वो एक तरह के प्रावधान करेंगे। तो इसी तरीके से अब ये ध्यान रखना कि 14 से लेकर के 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो समानता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा? ये आप याद कर लेना कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है। तो 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है, याद कर लेंगे आप।
14 से लेकर के 18 तक, यानी हमारे संविधान में जो 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे के सारे आर्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे समाज में समानता स्थापित करते हैं। और जो दोस्तों 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल्स हैं वो स्वतंत्रता स्थापित करते हैं, वो सबको स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। जो 23 और 24 हैं ये शोषण से बचाते हैं सबको। जो दोस्तों 25 से लेकर के 28 तक की बात है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। तो ये आपको बिल्कुल याद कर लेना। हम लोग एक एक आर्टिकल समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये आप कैटेगराइज। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये तो हो गया हमारे मूल संविधान में। देखिए मैंने अभी लिखा था कि मूल संविधान की बात है ये, ठीक है, ये क्या है, मूल संविधान की बात थी। लेकिन सवाल ये कहां गया भाई, हाँ यहां पे मैंने अभी बता देना कि ये मूल संविधान में है, तो 7 प्रकार है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों कितने प्रकार हैं, तो वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। तो सर 6 प्रकार के क्यों हैं, क्योंकि एक जो हमारा प्रकार है उसको डिलीट कर दिया गया। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है इसको डिलीट कर दिया गया, यानी आर्टिकल नंबर जो 31 है ये अभी एक्टिव नहीं है, मतलब है लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ता। तो इसमें संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था और इसको हमने क्या कर दिया, यहां से हटा करके शिफ्ट कर दिया हमने दूसरी जगह पे। अब वो विधिक अधिकार है, वो सब हम समझेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल आप यूं समझिए कि अभी हमारे संविधान में कुल कितने प्रकार रह गए, तो 6 प्रकार रह गए। तो अगर यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे मूल संविधान में मूल अधिकार कितने प्रकार के थे, तो आप बताएंगे 7। और अगर पूछा जाएगा वर्तमान में मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे 6। इन दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटा करके अच्छा, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो यह संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह संशोधन जो होगा 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मूल अधिकारों से यानी भाग नंबर 3 से हटा दिया गया और इसको एक सामान्य आर्टिकल के तहत स्थापित कर दिया गया। यानी कि भाग नंबर 3 से हटा करके इसको संविधान में है, संविधान में ही, लेकिन संविधान में भाग नंबर 3 से हटा करके दूसरी जगह इसको प्रावधान के तहत शिफ्ट कर दिया गया। तो किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल नंबर 300A के तहत जो भाग नंबर 12 है उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप क्या बताएंगे, जो संपत्ति का अधिकार है वह एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, लेकिन आप मौलिक अधिकार नहीं बताएंगे। ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह कैसा अधिकार है, कानूनी या विधिक अधिकार है। क्लियर है। तो हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। भाग नंबर 3 में अब संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। अतः वर्तमान में संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। अब मूल अधिकारों की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, मूल अधिकारों की विशेषता समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज तो हमने कल देखा था नागरिकता वाले में ना, नागरिकता वाले में कल हमने समझा था कि कुछ मूल अधिकार जो होते हैं वह केवल और केवल हमारे नागरिकों को प्राप्त हैं। उनमें से कौन कौन से मूल अधिकार हैं, जैसे 15 है, 15, 16, 19, 29 और 30। दोस्तों ये जो मूल अधिकार हैं ये केवल और केवल हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इनके प्रावधान हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी आप केवल ये रट लेंगे कि 15, 16, 19, 29, 30 इसके अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकारों की बातचीत है वो सब के सब केवल और केवल भारतीय नागरिक ही दावा कर सकते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति इन अधिकारों के लिए हमारे न्यायपालिका के पास दावा नहीं कर सकता कि नहीं भाई हमें भी ये मिलेगा, हमें भी ये चाहिए, नहीं। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी जो मूल अधिकार हैं 15, 16, 19, 29, 30 इनको छोड़ करके बाकी जो मूल अधिकार हैं वह भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके इतर जितने भी हमारे मूल अधिकार होंगे वो सब के सब भारतीयों को भी होंगे और उन पर विदेशियों का भी दावा होगा। क्लियर है। तो उनमें से सिर्फ
सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये रट लेंगे, याद कर लेंगे। जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वह नागरिक हो या ना हो, या विदेशी हो, है ना, नागरिक हो या विदेशी हो, आप इसको सुधार लेंगे। यह वाद योग्य, अच्छा मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। सर ये वाद योग्य क्या होता है? दोस्तों उनको वाद योग्य कहते हैं जिन पर हम कोर्ट में जाकर के दावा कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं संविधान में? वाद योग्य कहते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार वाद योग्य है का मतलब ये हुआ कि आप मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोर्ट में डायरेक्ट जाकर के दावा कर सकते हैं कि भाई हमारा मूल अधिकार उल्लंघन हुआ है और हमें यह अधिकार चाहिए। क्लियर है? तो मूल अधिकार क्या होते हैं? यह वाद योग्य होते हैं। अच्छा कौन कौन वाद योग्य नहीं है आप नोट करके लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना के बाद दोस्तों डीपीएसपी यानी कि भाग नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो डीपीएसपी होते हैं ये भी क्या होते हैं? वाद योग्य नहीं है। तो ये प्रस्तावना भी वाद योग्य नहीं है, डीपीएसपी भी वाद योग्य नहीं है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य ये भी वाद योग्य नहीं है। तो दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, और मौलिक अधिकार भी, मौलिक कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है। लेकिन हमारा क्या फंडामेंटल राइट वाद योग्य है? तो बिल्कुल है। और मूल अधिकार मूल इसलिए भी है क्योंकि इसके उल्लंघन पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यह वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उपचार प्राप्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर हुआ आपको? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अच्छा 32 के तहत आर्टिकल नंबर जो 32 है ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आपको पता है 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 32 है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि भाई अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उनका उपचार करेंगे। और इसी के तहत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वह लेख जारी करता है, जिसको हम लोग रिट कहते हैं, रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट जारी करता है और लोगों का उपचार करता है। जिनका मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है उनको उपचार देता है सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? 32 के तहत। और अनुच्छेद 226 के तहत, यह अनुच्छेद जो है यह मूल अधिकार नहीं है, यह एक सामान्य आर्टिकल है, लेकिन जो 226 है यही अधिकार हाई कोर्ट को देता है। और हाई कोर्ट को कहता है कि भाई आप भी नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप उनका उपचार करेंगे। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उपचार करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो, अब आपकी मर्जी है, या तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं और या तो हाई कोर्ट जाएं, जब भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो। ठीक है, 32 और 226 दोनों के तहत हमें उपचार मिलता है। यह सीमित नहीं है, अर्थात राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंधित, अच्छा ये असीमित नहीं है, होना चाहिए, यहां पे ये गलत है दोस्तों। यह असीमित नहीं है, अर्थात राज्य उन पर युक्तियुक्त निर्बंधन कर सकता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो ये भी आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट हमें प्राप्त हैं, यानी कि मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके मौलिक अधिकार अनन्य हैं, यानी कि या असीमित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्या उन पर कोई सीमा तय नहीं की गई है? क्या मौलिक अधिकार एक बार दे दिए गए हैं तो अब आपको वो अधिकार हर हाल में मिलने चाहिए, और आप कितना भी कुछ भी कर लें अब आपके मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता? तो ऐसा नहीं है। हमारे मूल अधिकार भले ही वाद योग्य हैं, भले ही उनकी गारंटी है, लेकिन मूल अधिकार के उल्लंघन पर, ध्यान से सुनिए, मूल अधिकार के उल्लंघन पर हम कोर्ट तो जा सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न करें जिसकी वजह से देश पर खतरा हो जाए तो क्या हम तब भी दावा करेंगे? तो नहीं। तो ध्यान से समझिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि किन्हीं खास कारणों से, तो कुछ खास कारणों से या जरूरी कारणों से आपके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी खास कारणों से मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। और जब कुछ खास कारणों से मूल अधिकारों को कम किया जाएगा तो हम कहेंगे भैया मूल अधिकार असीमित नहीं है। तो कभी कथन के तौर पे आपसे पूछा जाए कि क्या मूल अधिकार असीमित है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, मूल अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों की सीमा तय हो सकती है और उनके वजह से इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। और यही शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे मूल अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन है, तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आता। अच्छा, युक्ति युक्त क्या होता है? युक्ति युक्त का अर्थ होता है दोस्तों, जो वाजिब कारणों से, मतलब तार्किक तरीके से, जो तार्किक तरीके से होता है उसको हम लोग युक्ति युक्त कहते हैं। तो तार्किक कारणों से अगर कारण वाजिब है तो आपको मूल अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है, उन्हें सीमित किया जा सकता है। सर नहीं समझ में आया, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आर्टिकल है हमारा, आपको पता है कि एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19, और आर्टिकल नंबर 19 कहता है, जो आर्टिकल नंबर 19 है वो उसका ए जो है वो ये कहता है कि भाई आपको बोलने की आजादी है, आपको क्या है, बोलने की आजादी है। और जब बोलने की आजादी उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। अब सोचिए कि अगर भारत और पाकिस्तान का या किसी दूसरे देश, चाइना का मान लीजिए युद्ध चल रहा है, और युद्ध की कंडीशन में कोई मीडिया वाला जाकर के वहां पे कुछ भी बोलने लगे, लोगों को हतोत्साहित करने लगे, तो क्या ये ठीक माना जाएगा? कहा जाएगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, मीडिया को बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोले? तो ऐसे तो हमारी सेना जो है, हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो नहीं भाई नहीं, हमारे मूल अधिकारों में भले ही हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ खास कारणों से लोगों को बोलने की आजादी रोका जा सकता है। और ऐसे ही जितने भी मूल अधिकार हैं उनको वाजिब कारणों से कम किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है, अब सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ध्यान से सुनिए, हमारे मूल अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन कौन करता है? हमारे मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध कौन लगाता है? तो आप लिखेंगे संसद। हमारे मूल अधिकारों पर जो युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाता है वह अधिकार है संसद का। अब देखिए यहां पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन है, लेकिन अगर निलंबित पूछा जाएगा कि हमारे मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है, तो निलंबित करेगा राष्ट्रपति। इन दोनों में अंतर है। युक्ति युक्त प्रतिबंध कौन लगाता है? तो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है संसद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है, निलंबित का मतलब होता है कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देना, तो यह करता है राष्ट्रपति। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, निलंबन और युक्ति युक्त प्रतिबंधन? तो युक्ति युक्त प्रतिबंधन का अर्थ आप लिख लेंगे कि जब संसद किसी तार्किक कारण से मौलिक अधिकारों पर शर्त थोपे, या मौलिक अधिकारों का जो सीमा है उसको उस पर सीमांकन करे कि नहीं भाई आपको ये मूल अधिकार इन कारणों से रोका जा सकता है, तो हम कहेंगे भैया ये तो युक्ति युक्त प्रतिबंधन है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाए तो हम कहेंगे यह मूल अधिकार का क्या है, निलंबन है। और मूल अधिकार का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो मूल अधिकार हैं वह सामान्यतः किसके प्रति हमें प्राप्त हैं, अब यह समझने वाली बात है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकार, ध्यान से समझना है आपको, मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? आपको कॉन्सेप्ट समझना है, किसके विरुद्ध प्राप्त हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं, सर विरुद्ध का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए कि हम ज्यादातर जो मतलब अंग्रेज यहां पर आकर के हमें लूटे थे, पिटे थे, हमें जो हमारा इतना शोषण किए थे, तो ओवरऑल तो जो प्रशासन है, जो शासक हैं या जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमें टॉर्चर बनाया था। तो हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि अगर अंग्रेज अच्छे होते, अगर अंग्रेजों का शासन प्रशासन अच्छा होता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भी शोषण नहीं करता। अंग्रेजों की तो बात ही मत छोड़िए। तो ओवरऑल व्यक्ति से व्यक्ति का शोषण बच जाएगा जब प्रशासन ही शोषण करने पर उतारू न हो। अगर सोचिए शासक और प्रशासक ही शोषण करने पर उतारू हो जाएं, अगर वही शोषण करने के लिए आमादा हो जाएं, तो फिर व्यक्ति का क्या है? तो पहला जो शर्त है वो क्या है कि भाई हमें जो है ये मूल अधिकार किसके संरक्षण के लिए, किससे संरक्षण देता है? तो राज्य से संरक्षण देता है। राज्य का अर्थ यहां पे अभी आप सरकार समझिए।
राज्य का अर्थ क्या समझना है आपको? सरकार, क्योंकि मूल अधिकारों में सरकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह ध्यान रखना है आपको कि हमें मूल अधिकार किससे संरक्षित करता है, हमें मूल अधिकार किससे संरक्षण देता है? तो राज्य के जो राज्य है, राज्य की तानाशाही से क्या करता है? संरक्षण देता है। राज्य की तानाशाही से संरक्षण देता है, आप लिख लेंगे, राज्य की तानाशाही से संरक्षण देता है। राज्य का मतलब होता है सरकार। जब सरकार हमारे खिलाफ अत्याचार करने की कोशिश करती है, जब सरकार हमारे खिलाफ भेदभाव करने की कोशिश करेगी, जब राज्य हमारा यानी कि सरकार हमारा शोषण करने के लिए आमादा होगी, जब ये सरकारें हैं, अब शासन प्रशासन है, अगर ये आम नागरिकों का शोषण करने के लिए आमादा होंगे तो मूल अधिकार हमें छतरी की तरह संरक्षण देता है। जैसे बारिश होती है, बारिश होती है ना, तो हम भीग न जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं? छाता खोल लेते हैं, छाता। तो जो मूल अधिकार है ना, ये छाता की तरह काम करते हैं। और जो बारिश है, ये हम मान सकते हैं कि शासन प्रशासन का क्या है? शासन प्रशासन का शोषणकारी नीति है। तो मूल अधिकार हमें, आप ध्यान से समझिए, मूल अधिकार हमें राज्य के या सरकार से संरक्षण प्रदान करते हैं। सर अच्छा एक बात बताइए, क्या राज्य और सरकार ही संरक्षण कर सकते हैं? एक आम नागरिक दूसरे आम नागरिक का शोषण नहीं कर सकता? क्या सरकार ही शोषण करेगी? तो ऐसा नहीं है। अब ध्यान से समझना आपको, अगर राज्य शोषण नहीं कर रही है तो एक नागरिक दूसरे नागरिक का शोषण भी नहीं करेगा। अगर सर कर लिया तब करेगा तो क्या करेगा? उसको दंड देगा सरकार ही। अगर सरकार एक्टिव है तो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है तब भी यह माना जाएगा कि सरकार का काम था आपको संरक्षण देना, सरकार ने आपको संरक्षण नहीं दिया और इस वजह से आपका मूल अधिकार उल्लंघन हुआ और इसलिए सरकार ही आपको मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिया। कॉन्सेप्ट समझिए आप। तो कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा? आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि सामान्यतः जनरली हमें मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? तो वो आप बताएंगे राज्य के विरुद्ध। लेकिन अगर यहीं पर यह स्टेटमेंट आ जाए कि हमें जो मूल अधिकार है वह केवल राज्य से, केवल शब्द का अगर प्रयोग किया जाए, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप एसआई बनने वाले हैं, दरोगा बनने वाले हैं, आबकारी बनने वाले हैं, तो आपको यह कॉमन सेंस पता होनी चाहिए। कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, आपको यह कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत टफ नहीं है, इतना आपको जानना जरूरी है ना। तो ये आप समझिए कि केवल राज्य से संरक्षण देता है, केवल राज्य से संरक्षण करता है। तो देखिए अगर केवल शब्द का प्रयोग है तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, केवल शब्द नहीं है। लेकिन अगर सामान्यतः शब्द का प्रयोग है कि सामान्यतः जनरली हमें राज्य से संरक्षण देता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या करते हैं? तो मौलिक अधिकार केवल राज्य से संरक्षण देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गलत, सामान्यतः वो राज्य से संरक्षण देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों से भी संरक्षण देते हैं। तो सामान्यतः राज्य है, लेकिन कभी कभी तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अपने मतलब अभी नोट में, अपने नोट्स में लिखेंगे कि मौलिक अधिकार सामान्यतः राज्य से हमें संरक्षित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो व्यक्तियों से भी संरक्षण प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार सामान्यतः राज्य से संरक्षण देते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान हमें नागरिकों से भी संरक्षण देते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा तो उसका संरक्षण करता है। बात समझ आ रहा है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है। केवल शब्द रहेगा तो गलत हो जाएगा, सामान्यतः शब्द रहेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्यतः राज्य के विरुद्ध हमें यह प्राप्त है। कहां गया, कहां तक हो गया है हम लोगों का? ठीक है, यहां तक ये सब हो गया है। हम लोग समझ लिए कि इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं जबकि कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, ये भी हमें समझना है। अच्छा, नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ ये होता है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मूल अधिकार अपने स्वरूप में नकारात्मक है, तो आप कहेंगे नकारात्मक का मतलब निगेटिव, कोई मूल अधिकार निगेटिव कैसे हो सकता है? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, कुछ क्या बल्कि अधिकतम, तो मैक्सिमम, अधिकतम जो हमारे मूल अधिकार हैं, अधिकतम जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या करते हैं? वो अपने स्वरूप में कैसे हैं? तो इनका जो स्वरूप है वह क्या है? नकारात्मक है। नकारात्मक, सर इसका मतलब क्या हुआ? नकारात्मक का अर्थ क्या हुआ? तो ध्यान से समझिए। जैसे दोस्तों वो इसका उद्देश्य नकारात्मक नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप नकारात्मक है।
सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बचपन में या अपने स्कूली टाइम पे आपने ऐसे पढ़ा होगा कि आप कोई एक सेंटेंस है, आपसे कहा जाएगा कि इसको नेगेटिव बनाइए, इसको नकारात्मक बनाइए। तो नकारात्मक, जैसे ऐसे एक एग्जांपल है कि राम खाना खाता है। अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, तो क्या बताएंगे? राम खाना नहीं खाता है, तो नहीं शब्द जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अपने स्वरूप में नकारात्मक प्रकृति के हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम मूल अधिकारों में नहीं शब्द आता है। ये सर नहीं क्यों आता है? नहीं का मतलब ये हुआ कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य मतलब भेदभाव नहीं करेगा, राज्य सरकारी नौकरियों में समानता का सिद्धांत स्थापित करेगा, सरकारी नौकरियों में सबको अवसर देगा, लेकिन वह भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल उपाधियों से नहीं नवाजेगा किसी को। तो कहने का मतलब यह है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब सरकार, ध्यान से समझिए, राज्य का मतलब सरकार, अभी समझिए। तो जो राज्य है या जो सरकार है वह ये काम नहीं करेगा। मैक्सिमम मूल अधिकार यही कहते हैं, ऐसे ही है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य ऐसे नहीं करेगा। तो मैक्सिमम जो हमारे मूल अधिकार हैं वो स्वरूप में कैसे हैं? नकारात्मक हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सकारात्मक भी हैं, तो ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नकारात्मक है। ठीक है, चलिए, ये इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति जो है वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो चाहे तो आप उच्चतम न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय। ध्यान रखना है कि जो जिला न्यायालय होते हैं ना, जो स्थानीय न्यायालय होते हैं, जो जिला सत्र न्यायालय होता है, इनमें आप मूल अधिकारों के उल्लंघन पर नहीं जा सकते। जब भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो मूल अधिकारों के उपचार के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट आप एग्जाम में बताएंगे या तो हाई कोर्ट बताएंगे, क्योंकि यही दो उपचार करते हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। यह स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, जो संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। अच्छा, कभी आपसे पूछा जाए कि क्या मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। सर मूल अधिकारों को कैसे कम किया जाएगा? किया जा सकता है। एग्जाम में हमेशा आप यही बताएंगे कि मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। और आप एग्जाम्पल आप सोचिए, आपके सामने है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार ही था ना। 1973 में जब केशवानंद भारती केस का मामला आया तो इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेटमेंट दिया कि भाई हाँ, संसद जो है, संसद वह मूल अधिकारों में कुछ भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान, कहीं भी मतलब कोई किसी भी एरिया में संशोधन कर सकती है, लेकिन बस वो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन जब वो कटौती करेगी तो उसे यह ध्यान रखना है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर उल्लंघन ना हो। सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप यूं समझिए कि संविधान की एक भावना है, ऐसा नहीं है कि संसद कुछ भी चेंज कर दे, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ जनरली कॉन्सेप्ट यही है कि संसद मूल अधिकारों में चेंज या कटौती कर सकती है। लेकिन जब भी कटौती होगा तो वो साधारण वोटिंग से, जैसे संसद में साधारण वोटिंग हो गया, साधारण कोई प्रस्ताव आया और उस पर लोगों ने पास कर दिया, ऐसे नहीं होगा। जब भी मूल अधिकारों में कुछ भी चेंज होगा, अगर मूल अधिकारों में कटौती होगी, कोई चेंज होगा, तो वह हमेशा संविधान में संशोधन करके होगा। और यह आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन बड़ी थोड़ी कठिन प्रक्रिया है ना। तो संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, ठीक है, वैसे नहीं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि संसद को यह भी ऐसा नहीं है कि अनन्य शक्ति है, ऐसा नहीं है। जब भी संसद मूल अधिकारों को कम करती है या कटौती करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ये जांच करेगा कि क्या इन्होंने जो कटौती किया यह संविधान सम्मत है या नहीं है। तो अगर यह संविधान सम्मत है, यह संविधान की भावना के अनुकूल है, तब तो वो ठीक है, संसद कटौती करे। जैसे संपत्ति का अधिकार संसद ने हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया कि क्या संपत्ति का अधिकार हटाया जाना जरूरी था, क्या यह संविधान सम्मत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया हाँ यह जरूरी था, हटा दिया गया, ठीक है, तो इसलिए वो मतलब हट गया। लेकिन अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है ये मना कर दे कि नहीं भाई यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम है, तब संसद ये काम नहीं कर सकती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ध्यान रखना है, निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो
जब भी निलंबन की बात आएगी तो आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जाएगा। सर समझ में नहीं आया। मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और मूल अधिकारों को निलंबित करेगा राष्ट्रपति तो कब करेगा? क्या कभी भी निष्क्रिय कर देगा? राष्ट्रपति अभी आए, एक आदेश जारी कर दिया उन्होंने कि भाई आज के बाद से जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं उन सब के मूल अधिकारों को निष्क्रिय किया जाता है। तो क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? कि देश में जब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा होगा तब तक कोई भी मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा। मूल अधिकार निलंबित होगा ही कब? जब हमारे देश में शर्त है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। यह भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना है दोस्तों कि चाहे आपातकाल लगा हो चाहे आपातकाल न लगा हो, लेकिन 20 और 21 ये कभी भी राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता। तो सर इसको कौन करेगा? कोई भी नहीं। जो 20 और 21 हैं ये कभी निलंबित ही नहीं होते। ये अनवरत चलने वाले आर्टिकल्स हैं और इनके अंतर्गत जो भी प्रावधान है वो अनवरत चलेंगे। ये कभी भी अगर राष्ट्रपति सर अनाउंस करे कि 20 और 21 भी निष्क्रिय किया जाता है तब भी निष्क्रिय नहीं होगा, तब भी निलंबित नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि जो आपातकाल के दौरान में 20 और 21 निलंबित नहीं होते। हाँ 19 है तो वो कुछ शर्तों में निलंबित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप यूं समझिए कि 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। सशस्त्र बलों, पुलिस एवं गुप्तचर संस्थाओं आदि सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अब ये क्या मामला है सर? आर्टिकल नंबर मैंने आपको क्या बताया था कि 12 से लेकर के 35 तक के हमारे मूल अधिकार हैं, जिसमें 14 से लेकर के जो 32 तक हैं यही स्पेशली मूल अधिकार हैं। बाकी तो मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान करते हैं। तो जैसे 33 हुआ, 34 हुआ, 35 हुआ, ये सब मूल अधिकारों के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। तो 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि कल को अगर कोई सेना में है, सेना में मान लीजिए आप भर्ती हो गए और आप कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि आपसे ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, बहुत कठिन ट्रेनिंग है, और अगर आपसे ट्रेनिंग करवाया जाता है, आप कहते हैं कि भाई हमें तो संविधान ने दैहिक स्वतंत्रता दिया है, या मान लीजिए कि आपको कोई गुप्त इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप सेना में हैं, आपके पास कोई गुप्त जानकारी है जिससे देश पर अगर आपने लीक कर दिया तो देश पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। अब आपने कहा कि भाई हमें तो बोलने की आजादी है तो हम तो भैया बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, और आपने उसको बोल दिया ऐसे ही सार्वजनिक रूप से। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप सशस्त्र बल हैं, अगर आप पुलिस हैं, अगर आप गुप्तचर संस्थाओं से संबंधित हैं, तो इनके लिए जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों पर कंट्रोल किया जा सकता है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि भाई आपके मूल अधिकार हमेशा एक्टिव नहीं रहेंगे। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये 33 कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग इग्नोर करते हैं। मैंने देखा है एक दो बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सशस्त्र बल, पुलिस या गुप्तचर जो लोग हैं, अगर आप इससे संबंधित हैं तो आपके मूल अधिकार एक्टिव नहीं रहेंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 33 कहता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां सैनिक शासन लगा हो। अगर हमारे भारत में कहीं भी सैनिक शासन लग गया हो तो वहां पर भी आपके मूल अधिकार हमेशा चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, वहां पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये 34 कहता है। तो ये तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 33 इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अब दोस्तों मौलिक अधिकारों के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 12 है और 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। 13 है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां सुनी होंगी। तो ये दो प्रावधान हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये परिचय आपको अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में हमने जो मूल अधिकार है हमारे, उनका हमने परिचय समझा। अब इसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने क्या समझना है, जितने भी हमारे मूल अधिकार के जो प्रावधान हैं, तो 12 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक एक प्रावधानों को समझेंगे, क्योंकि प्रावधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेस बनाना आपका जरूरी था, इसके बारे में एक समझ आपका होना जरूरी था। बाकी मूल अधिकार में क्या क्या प्रावधान है वो हम लोग कल की क्लास से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा क्लास को। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।